आज का टॉपिक है, आपको देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अंदर जो टॉपिक में मिलेगा कि FATF क्या होता है, इनका कार्य क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, ग्रे लिस्ट क्या है, इसका ब्लैक लिस्ट क्या है, ये सभी पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। यदि आपको पता है तो आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। खैर, समझते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट है कि पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गरी सूची से बाहर निकलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद पोषण के मामले से संबंधित नए नियम लागू करने के लिए तैयार है। यदि ये चेंज करता है, ये चेंज क्या कर रहा है, जो परिवर्तन है क्या चेंज कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए इन्होंने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और इसी टाइप की एजेंसी, यानी कहने का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी को सौंपा गया है। इसका मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से निपटने के लिए, प्रभावी तरीके से निपटने के लिए या जल्दी निपटने के लिए एक अलग ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी तैयार किया है ना। अगर हम बात करें कि कार्रवाई की बात करें, ऐसा क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिन पहले, आगे मिलेगा कि 27 पॉइंट पे काम करने के लिए FATF द्वारा दिया गया था। उनमें से इन्होंने 3 पॉइंट इसका बचा रहा, जो खासकर मेन पॉइंट है। इसी की वजह से फरवरी में इन्हें ग्रे सूची से बाहर नहीं निकाल सका था, है ना। तो ये एक दिक्कत है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ऐसा क्यों, कैसे कर रहा है, तो पिछले जून 2018 में, है ना, जून 2018 में FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और तब से वो निकलने के लिए कोशिश कर रहा है ना। इसका क्या नुकसान है, क्यों निकलने की कोशिश कर रहा है, हम आगे भी इसके बारे में समझेंगे। अगर हम FATF के बारे में समझें तो FATF का गठन 1989 में G7 देशों में पेरिस में आयोजित एक इंटर गवर्नमेंटल निकाय है। ये बोले कि G7 जो कंट्री है, ये मिलकर 1989 में FATF का निर्माण किया था। यह एक नीति निर्णायक भी है, यह एक नीति निर्णायक कंट्री भी है कि यह रूल पर भी काम करता है, यानी इससे रिलेटेड ये रूल रेगुलेशन भी बनाता है और वो ये भी देखेगा कि राजनीतिक अपने देश में कोई भी सरकार कितने एक्टिव होकर इस पर काम कर रही है ना। इसका सचिवालय कहाँ है? OECD के मुख्यालय में। नेक्स्ट, अगर समझें कि इसका कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इसकी भूमिका क्या है ना। तो अगर हम कार्य की बात करें तो FATF जो शुरुआत में है, यानी 1989 में ओनली मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करने तथा इनके विकास के लिए स्थापित किया गया था, यानी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ही। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हमें ये जो सरकार के नज़र में ना हो, छुप कर, है ना, जिस पर लोग टैक्स भी नहीं भरते हैं, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, है ना। कि अगर हम बात करें कि किसी आदमी की कमाई है 100 रुपये, उन्होंने सरकार को बताया कि मेरी कमाई है 70 रुपये, तो ये 30 रुपये जो है ये मनी को लॉन्ड कर दिया, यानी मनी को चोरी किया, है ना। और ये कहीं और गलत कामों में लगाया जाता है, या गलत कामों से लगाया हुआ पैसे को ही हम, या कमाया हुआ पैसे को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। शुरुआत में FATF सिर्फ इसी पर काम कर रहा था, बट 2001 में इन्होंने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवाद वित्त पोषण संबंधी प्रयासों को भी शामिल किया कि आतंकवाद वित्त पोषण को रोका जाए। नेक्स्ट, अप्रैल 2012 में सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार को रोकने के लिए, इसका मतलब क्या है कि परमाणु बम, है ना, हाइड्रोजन बम,
देश में, दुनिया में फैले ना, इसको भी रोकने के लिए यदि कोई देश अगर हथियार को बनाने के लिए वित्त पोषण करता है तो उस पर भी ये एक्शन लेगा। क्लियर है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें वर्तमान में जो FATF में है 39 मेंबर है। इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी है, जिसमें गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल GCC एंड यूरोपियन कमीशन भी इसमें सम्मिलित है। यूरोपियन यूनियन नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, नहीं कि यूरोपियन यूनियन आपको समझ में आना चाहिए, जल्दीबाजी में हो जाता है। खैर, अगर मैं ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट, कोई भी देश को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्यों डालता है? ब्लैक लिस्ट आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। मान लीजिए कि कोई ये देश है और ये इसको पता है कि जो टेररिस्ट है का वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, गतिविधियों को समर्थन करता है कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस गतिविधि को रोक लगाने संबंधी जो भी FATF का प्रावधान है उसको सहयोग नहीं करने वाले देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है। हालांकि ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, संशोधन किया होता है कि कुछ चीज़ को डाला, कुछ चीज़ को हटाया, वो तो खैर स्वाभाविक लक्षण है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रे लिस्ट जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। यानी यहाँ दोनों चीज़ें होता है। अगर हम एक लाइन में ये बोले कि पाकिस्तान को FATF के अनुसार आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित देश माना है। अगर ग्रे लिस्ट या अगर ब्लैक लिस्ट में किसी भी देश को डाला जाता है तो उनको क्या नुकसान होगा? क्यों पाकिस्तान निकलने की कोशिश कर रहा है? तो ये होता है कि इस पे आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है। इसके द्वारा IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसी टाइप से आपको ऋण नहीं मिलने में समस्या होगा, चाहे आप IMF से लें, वर्ल्ड बैंक से, ADB है और अन्य देशों से भी आपको नहीं मिलेगा। जिसमें आपको अगर ऋण नहीं मिलेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है देश में वो नहीं होगा और उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ इंपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें कमी आएगी। और हालांकि इसके लिए हो सकता है कि आपको जब आप लगातार समय तक आप बात नहीं माने तो आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। तो ये एक नुकसान है। तो यही एक टॉपिक। थैंक यू।